जनवरी 2026 की एक सुबह जब दुनिया की नजर यूक्रेन या शायद ताइवान पर थी, अचानक एक ऐसी जगह से खबर आई जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, ग्रीनलैंड। जी। आज हम इसी के पर गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके अनुसार अमेरिका ने अपने ही नाटो सहयोगी डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी पुरानी इच्छा को फिर से हवा दी है। हाँ, लेकिन इस बार बात सिर्फ इच्छा तक सीमित नहीं है। नहीं। इस बार ये एक सीधी धमकी है। अमेरिका ने अपनी बात मनवाने के लिए ट्रेड वॉर का हथियार निकाला है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आर्कटिक का ये बर्फीला इलाका अचानक इतना गर्म क्यों हो गया है। मतलब अमेरिका अपने सबसे पुराने दोस्तों से भिड़ने को तैयार है। बिल्कुल। हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही पता लगाना है कि इस संकट की जड़ें कहाँ हैं, इसके पीछे की आर्थिक और सामरिक वजह क्या है, और इसका नाटो जैसे पुराने गठबंधनों पर क्या असर पड़ सकता है। और दुनिया के नियमों पर भी। हाँ, दुनिया के नियमों पर भी। तो चलिए इस पूरी स्थिति को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया। यही सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में है, और इसका जवाब एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजहों में छिपा है जो एक साथ दुनिया के सामने आई हैं। अच्छा, तो वो क्या है? बर्फ के इस विशाल टुकड़े में ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका एक व्यापार युद्ध छेड़ने को भी तैयार है? देखिए, सबसे पहली वजह है जलवायु परिवर्तन। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आर्कटिक की बर्फ पिघलना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सामरिक घटना है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, यूरोप और एशिया के बीच एक नया समुद्री रास्ता खुल रहा है जिसे नॉर्दर्न रूट कहते हैं। मैंने इसके बारे में सुना है। ये स्वेज नहर वाले रास्ते से काफी छोटा है ना? काफी छोटा, लगभग 40% छोटा। हाँ, दुनिया के नियमों पर भी। तो चलिए इस पूरी स्थिति को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया। यही सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में है, और इसका जवाब एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजहों में छिपा है जो एक साथ दुनिया के सामने आई हैं। अच्छा, तो वो क्या है? बर्फ के इस विशाल टुकड़े में ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका एक व्यापार युद्ध छेड़ने को भी तैयार है? देखिए, सबसे पहली वजह है जलवायु परिवर्तन। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आर्कटिक की बर्फ पिघलना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सामरिक घटना है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, यूरोप और एशिया के बीच एक नया समुद्री रास्ता खुल रहा है जिसे नॉर्दर्न रूट कहते हैं। मैंने इसके बारे में सुना है। ये स्वेज नहर वाले रास्ते से काफी छोटा है ना? काफी छोटा, लगभग 40% छोटा। 40%। ये तो मतलब गेम चेंजर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि शिपिंग कंपनियों के अरबों डॉलर बचेंगे और महीनों का समय हफ्तों में सिमट जाएगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो जगह कल तक दुनिया के नक्शे पर एक बर्फीला कोना थी, वो अब एक ग्लोबल सुपर हाईवे बन रही है, और ग्रीनलैंड इस सुपर हाईवे के बिल्कुल मुहाने पर बैठा है। ठीक है, तो व्यापार और शिपिंग का एंगल समझ में आता है, लेकिन सिर्फ एक हाईवे पर कब्जे के लिए इतना बड़ा दांव लगाना थोड़ा अजीब लगता है। क्या इस बर्फ के नीचे कुछ और भी छिपा है? बहुत कुछ, और यहीं पर दूसरी वजह सामने आती है जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्लभ खनिज
यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और एआई की दौड़। रेयर अर्थ्स। जी। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ डिपॉजिट है, जिसे क्वेनीफील्ड कहते हैं। साथ ही हाल ही में यहाँ जर्मेनियम और गैलियम जैसे खनिज भी पाए गए हैं। अच्छा। ये वो जादुई तत्व हैं जिनके बिना आज के एआई चिप्स, सेमीकंडक्टर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बन ही नहीं सकते। लेकिन एक मिनट, क्या अमेरिका के पास और कोई विकल्प नहीं है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया या किसी और सहयोगी देश से इन खनिजों को हासिल नहीं कर सकता? ग्रीनलैंड पर इतना दबाव बनाने की क्या जरूरत है? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। आज 80% से ज्यादा रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग पर चीन का कब्जा है। 80%? हाँ, चीन जब चाहे इस सप्लाई को रोककर दुनिया भर की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकता है। हमारे स्रोतों के मुताबिक ग्रीनलैंड चीन के बाहर एकमात्र इतना बड़ा स्रोत है जो अमेरिका को इस मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। तो एआई और सेमीकंडक्टर की दौड़ जीतने के लिए ये एक तरह से अमेरिका की जिंदगी और मौत का सवाल है। व्यापार और खनिज, ये तो आर्थिक वजह हुई, लेकिन अमेरिका की हर बड़ी चाल में एक सैन्य एंगल भी होता है। क्या इस बर्फीली जमीन पर ऐसा कुछ है जो पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दे? बिल्कुल, और वो है तीसरी वजह, इसका मिलिट्री लोकेशन। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके के बीच का जो समुद्री रास्ता है, उसे सैन्य भाषा में GIUK गैप कहते हैं। जी। ये नेटो की उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा है। अगर रूस की पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में घुसना है तो उन्हें इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये एक चोक पॉइंट जैसा है, जिसका इस पर कंट्रोल होगा, उसका पूरे अटलांटिक पर दबदबा होगा। ठीक कहा। और इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड में अमेरिका का पिटूफिक स्पेस बेस है। ये कोई मामूली एयर बेस नहीं है, ये अमेरिका की मिसाइल चेतावनी प्रणाली का सबसे जरूरी हिस्सा है जो अंतरिक्ष पर नजर रखता है। इसका कोई दूसरा विकल्प मौजूद ही नहीं है। तो जब आप इन तीनों चीजों को जोड़ते हैं, नया समुद्री रास्ता, एआई के लिए जरूरी खनिज और एक बेजोड़ सैन्य अड्डा, तो ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक ऐसी संपत्ति बन जाता है जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये साफ है कि अमेरिका को ये खजाना चाहिए, लेकिन डेनमार्क से सीधे सीधे छीन तो सकते नहीं। तो हमारे सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक प्लेबुक का सबसे भारी हथियार निकाला है, टैरिफ। ये धमकी असल में दिखती कैसी है? ये रणनीति बहुत सीधी और आक्रामक है। 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क और कुछ दूसरे नेटो देशों से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। 10%? और चेतावनी दी गई है कि अगर ग्रीनलैंड को बेचने का सौदा आगे नहीं बढ़ता तो 1 जून 2026 से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। 25% टैरिफ? ये तो बहुत ज्यादा लगता है। एक सहयोगी देश पर इतना बड़ा आर्थिक हमला, डेनमार्क जैसी अर्थव्यवस्था इसे झेल भी पाएगी? ये बहुत बड़ा झटका होगा। हमारे स्रोतों के अनुसार 25% टैरिफ से डेनमार्क को सालाना लगभग $2.75 बिलियन का नुकसान हो सकता है। बाप रे! ये उसके कुल टैक्स राजस्व का लगभग 3.4% है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला देने के लिए काफी है। तो अमेरिका की सोच क्या है इसके पीछे? डेनमार्क एक छोटा और आर्थिक रूप से निर्भर सहयोगी है। क्या वो उस पर दबाव बनाकर बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना चाहता है? बिल्कुल। तर्क यही है कि डेनमार्क पर दबाव बनाकर दूसरे सहयोगी देशों को यह संदेश दिया जाए कि प्रतिरोध करने का कोई फायदा नहीं, बातचीत की मेज पर आना ही समझदारी है। ये दिखाने की कोशिश है कि अमेरिका अपनी सामरिक जरूरतों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही उसे अपने ही दोस्तों पर दबाव क्यों न डालना पड़े। हाँ, ये सब कुछ चीन के साथ हुए पहले ट्रेड वॉर जैसा ही लगता है, लेकिन क्या इसमें कुछ अलग है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर यह रणनीति बहुत खतरनाक हो जाती है। चीन के साथ व्यापार युद्ध में एक रास्ता था, आप व्यापार घाटा कम करो, अपनी मार्केट खोलो, समझौता हो जाएगा। हाँ, एक लेन देन की गुंजाइश थी। बिल्कुल। चीन के पास मानने या ना मानने का एक विकल्प था, लेकिन यहाँ डेनमार्क के पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो कानूनी और संवैधानिक रूप से ग्रीनलैंड को बेच ही नहीं सकता। ये तो एक ऐसी शतरंज की बिसात लग रही है जिसमें एक खिलाड़ी ने ऐसी चाल चल दी है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर डेनमार्क चाहकर भी ये सौदा नहीं कर सकता तो फिर नाटो में तो भूचाल आ गया होगा। भूचाल से भी बढ़कर ये नाटो के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। जैसा मैंने कहा, डेनमार्क के हाथ बंधे हुए हैं। 2009 में एक कानून पास हुआ था, एक्ट ऑन ग्रीनलैंड सेल्फ गवर्नमेंट। इसके तहत ग्रीनलैंड की जमीन, पानी या खनिजों से जुड़ा कोई भी फैसला ग्रीनलैंड के लोगों की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता, और ग्रीनलैंड की सरकार और वहां के लोगों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। तो अमेरिका एक ऐसी मांग कर रहा है जिसे पूरा करना डेनमार्क के लिए कानूनी तौर पे नामुमकिन है,
ये तो दीवार से सर टकराने वाली बात हुई। हाँ, और यहीं से नाटो का संकट शुरू होता है। देखिए, नाटो का पूरा ढांचा इस सिद्धांत पर बना है कि हर सदस्य देश की संप्रभुता और सीमाओं का सम्मान किया जाएगा। ये एक दूसरे की रक्षा का वादा है। बिल्कुल, लेकिन अगर गठबंधन का नेता यानी अमेरिका खुद ही एक सहयोगी को उसकी जमीन के लिए मजबूर करने लगे, तो फिर इस गठबंधन का मतलब ही क्या रह जाता है? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पूर्वी यूरोप के देश जैसे पोलैंड या बाल्टिक देश ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर अमेरिका डेनमार्क के साथ ऐसा कर सकता है तो कल जरूरत पड़ने पर वो हमारी रक्षा क्यों करेगा? ठीक यही डर है। ये नाटो के सबसे पवित्र नियम आर्टिकल 5 यानी सामूहिक रक्षा की गारंटी पर ही सवालिया निशान लगा देता है। और यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात भी है, जिससे हमारे स्रोत आर्कटिक सुरक्षा का विरोधाभास कह रहे हैं। आर्कटिक सुरक्षा का विरोधाभास ये क्या है? अमेरिका को ग्रीनलैंड पर सैन्य नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने सहयोगियों की मदद चाहिए, खुफिया जानकारी साझा करने के लिए, सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने के लिए, सप्लाई लाइंस को सुरक्षित रखने के लिए। सही है। लेकिन जबरदस्ती और धमकी की इस रणनीति से वो इसी सहयोग को खत्म कर रहा है। तो मतलब जिस लक्ष्य को पाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ये रणनीति उसी लक्ष्य को असंभव बना रही है। बिल्कुल। क्या वो दुनिया के सबसे अमीर देश का हिस्सा बनने के लिए बेताब है? बिल्कुल नहीं, बल्कि अमेरिका का यह प्रस्ताव उनके लिए सबसे खराब विकल्प है। देखिए, ग्रीनलैंड दशकों से डेनमार्क से पूरी आजादी की दिशा में काम कर रहा है। अच्छा। उनकी अपनी सरकार है, अपनी एक अलग पहचान है और उनका सपना एक आजाद देश बनने का है। लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था तो डेनमार्क से मिलने वाली सालाना सब्सिडी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। बिना उसके वो आजाद कैसे होंगे? करती है, और यही उनकी पूरी रणनीति का केंद्र है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ मछली पकड़ने और पर्यटन से आगे ले जाकर अपने विशाल खनिज भंडारों पर खड़ा करना चाहते हैं। अच्छा, वो रेयर अर्थ्स वाले। जी, हमारे स्रोतों का अनुमान है कि अकेले क्वानी फील्ड खदान से ही उन्हें सालाना 500 मिलियन से $1 बिलियन तक की कमाई हो सकती है। ये रकम डेनमार्क से मिलने वाली सब्सिडी को बदलने और एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की नींव रखने के लिए काफी है। तो उनका हिसाब किताब क्या कहता है? अगर वो अमेरिका का हिस्सा बन जाते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा और क्या खोना पड़ेगा? अगर वो अमेरिका का हिस्सा बनते हैं तो उनका सबसे बड़ा नुकसान होगा। उन्हें डेनमार्क से मिलने वाली सब्सिडी भी गंवानी पड़ेगी और अपनी स्वशासन की जो थोड़ी बहुत शक्ति है वो भी चली जाएगी। मतलब कोपेनहेगन के बजाय वॉशिंगटन के अधीन हो जाएंगे। बिल्कुल। उनकी योजना किसी एक देश को अपनी जमीन बेचने की नहीं है, बल्कि अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ जैसे कई देशों के साथ साझेदारी करके अपनी स्वतंत्रता और आर्थिक ताकत हासिल करने की है। तो अमेरिका का ये दबाव असल में उन्हें उस दिशा में धकेल रहा है जिससे वो बचना चाहता था, यानी चीन की तरफ। ठीक यही हो रहा है, और यही इस रणनीति की सबसे बड़ी विफलता है। अमेरिका की जबरदस्ती चीन को एक शांत और आकर्षक निवेशक के रूप में पेश कर रही है। चीन ग्रीनलैंड को उसकी शर्तों पर निवेश की पेशकश कर सकता है, बिना उसकी संप्रभुता पर सवाल उठाए। इस तरह अमेरिका की ये रणनीति उसके अपने ही हितों पर भारी पड़ रही है। ये तो वाकई एक डेडलॉक जैसी स्थिति है। नेटो टूट रहा है, ग्रीनलैंड दूर जा रहा है। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? क्या कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार है? हमारे पास मौजूद स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर जो सबसे संभावित परिदृश्य नजर आता है, उसकी संभावना लगभग 70% है। और वो क्या है? वो ये है कि अमेरिका कुछ महीनों तक दबाव बनाए रखेगा। हो सकता है कि जून 2026 तक 25% टैरिफ लागू भी कर दे। लेकिन जल्द ही यूरोपीय देशों की जवाबी कार्रवाई, अमेरिकी व्यापार लॉबी के दबाव और देश में बढ़ती महंगाई के कारण अमेरिकी प्रशासन को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन क्या अमेरिका बस हार मान लेगा? ये तो उनकी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा झटका होगा। यहीं पर एक चेहरा बचाने वाला समाधान सामने आता है। अमेरिका शायद अपनी जीत का दावा करेगा। अच्छा। वो कहेगा कि उसे ग्रीनलैंड में कुछ अतिरिक्त सैन्य अधिकार मिल गए हैं या खनिजों तक उसकी पहुंच आसान हो गई है, टैरिफ हटा लिए जाएंगे और डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक नया सुरक्षा सहयोग समझौता किया जाएगा, ताकि सब अपनी अपनी जगह खुश हो जाएं। और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? अंतिम परिणाम ये होगा कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता बनी रहेगी और वो अपनी आज़ादी की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। नेटो गठबंधन टूटते टूटते बच जाएगा, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व पर भरोसे में एक स्थायी दरार आ जाएगी। यूरोप के देश ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी। जी बिल्कुल। तो संक्षेप में, ग्रीनलैंड का ये संकट सिर्फ जमीन के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी रणनीति का क्लासिक केस है जो खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। बिल्कुल, ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे 21वीं सदी में आप सिर्फ आर्थिक दबाव और ताकत के जोर पर सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, खासकर जब बात किसी देश की पहचान
और संप्रभुता की हो। सही कहा। अमेरिका को जो चीज सहयोग से मिल सकती थी वो जबरदस्ती से गंवा रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। हाँ, ये संकट दुनिया को एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। ये संकेत है कि अमेरिका के एक तरफा वैश्विक प्रभुत्व का युग शायद अब समाप्त हो रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि ये खत्म होगा या नहीं, बल्कि ये है कि इसकी जगह क्या लेगा। क्या एक स्थिर बहुध्रुवीय दुनिया बनेगी जहां अलग अलग शक्तियां नियमों के तहत मिलकर काम करेंगी, या फिर एक ऐसी दुनिया बनेगी जहां कोई नियम नहीं होगा और हर देश सिर्फ अपनी अपनी सोचेगा? एक अराजक प्रतिस्पर्धा का दौर। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के देशों को आने वाले सालों में बहुत गंभीरता से विचार करना होगा।